Namaste. Today I'm starting with a nice namaste because hi guys, hello kids. ये सारा तुम लोग को अभी बोर हो रहा रहेगा, सारे वीडियोस में वही चल रहा है. Okay, this video we're going to deal about LLP Act, the Limited Liability Partnership Act 2008. Commercial law का last act, limited liability partnership. I am just giving you a cue कि before I start with this act, or rather before you start listening to this particular provision of LLP Act, एक बार quick gist partnership act का लो, उसके बाद ही ये act को पढ़ो. लिंक बिठाने में बहुत मदद हो जाएगी, है ना? चलो देखते हैं. Limited Liability Partnership Act 2008. What are the concepts? Okay, the concepts are as follows. It is an alternative business form that gives the benefit of limited liability एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. ओके, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में से हमने क्या उठाया है? तो फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट उठाया है. पार्टनरशिप फर्म्स को अगर तुमने कभी ऑब्जर्व किया है, आज 4 पार्टनर्स मिलकर एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं. कल वो उसी बिजनेस को चेंज करके कुछ भलता भी कर सकते हैं, परसों और कुछ भलता कर सकते हैं. इतना फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं मिलेगा. सही है? तो पार्टनरशिप फॉर्म, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हमने फ्लेक्सिबिलिटी उठाई है. और क्या उठाया है हमने? कंपनी, ये कंसेप्ट में से लिमिटेड लायबिलिटी उठाई है. लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप do not have to use their personal property to discharge the debt of the limited liability partnership. क्यों? क्योंकि LLP का अपना खुद का अस्तित्व है. हाँ क्या मैम? कहाँ लिखा है? अभी लिखा है, देखो आगे. The LLP can continue its existence irrespective of changes in partners. It is capable of contracting in its own name and holding property. It has its own corporate personality. What does this mean? चलो सुनो. LLP क्या है? LLP is a combination of two forms of business. Company, पार्टनरशिप फर्म. कंपनी, ये कंपनी लॉ के रिलेटेड जो हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे हम कहते हैं. सी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये तुमने बचपन में पढ़ा रहेगा यार, कि सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, दीज आर आवर बेसिक फॉर्म्स. वैसे ही और एक अल्टरनेटिव फॉर्म अभी क्या आ गया है? LLP एक्ट, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सो समबडी wants to start a new business, for him there is one more option available कि भाई वो LLP भी शुरू कर सकता है. तो अब LLP अगर शुरू ही करना है, होता क्या है वो समझना ज़रूरी है. तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म. थोड़े फीचर्स कंपनी ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, और थोड़े फीचर्स पार्टनरशिप ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. चलो, अब कंपनी का क्या खासियत है? तो कंपनी की खासियत है उसका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि LLP ऑल्सो हैज इट्स ओन कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, विच मीन्स in the eyes of law people, LLP is a different entity than its partners. Partners अलग, LLP अलग. जैसे कंपनी में होता है, कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग. एम आई करेक्ट? अब ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का फायदा ये है कि आगे जाके पार्टनर्स आए, पार्टनर्स जाए, LLP में कोई चेंज नहीं आता है. हालांकि तुम पार्टनरशिप फर्म की बात करोगे तो पार्टनर्स चेंज होने पे डीड डिसॉल्व हो जाता है, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट होना पड़ता है. क्यों? क्योंकि फर्म में पार्टनर्स और फर्म आर वन एंड द सेम. एम आई करेक्ट? LLP के कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से ये साबित होता है कि LLP हैज इट्स ओन नेम, इट हैज इट्स ओन पर्सनालिटी एज पर द कंपनीज एक्ट. बराबर? पर दूसरा प्रॉब्लम यह है कि कंपनी इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज अ पार्टनरशिप फर्म. कंपनी एक बार फलाना डिकना करना काम करने के लिए बन गई तो इट कांट कीप चेंजिंग इज बिजनेस डे इन डे आउट. पार्टनरशिप फर्म में देर इज क्विक शिफ्ट एंड चेंज इन बिजनेस एक्टिविटीज, देर इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज. ये फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप से उठाई है. तो LLP में पार्टनरशिप एक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है. LLP में पार्टनरशिप एक्ट का फॉर्मेट है, पार्टनर्स ही LLP में पार्टनर्स होते हैं. सही बात है? सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी. ठीक है? ओके, लास्ट पॉइंट देखो क्या दिया है. The parties do not bind each other with their action. That is no mutual agency. Now, what does that mean? Okay, देखते हैं what it means. If you people remember, पार्टनरशिप एक्ट के वीडियो में मैंने तुमसे समझाया था पार्टनरशिप फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी.
पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर देर इज पार्टनरशिप बिटवीन टू पीपल इज वेदर दे आर बाइंडिंग ईच अदर विद देयर एक्टिविटीज। आज अगर मैं और अभिषेक पार्टनर्स है, अभिषेक ने कुछ झोल किया, अगर मैं भी फंस रही हूँ, भाई हम दोनों क्या है, पार्टनर्स है। पर एलएलपी की खास बात यह है कि पार्टनर्स तो है एलएलपी के, पर वो आपस में एक दूसरे को बांध के नहीं रखते। दे आर नॉट एजेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ईच अदर। वाई मैम, वाई सो? बिकॉज एलएलपी में पार्टनर्स आर एलएलपी के पार्टनर्स। एलएलपी का खुद का अस्तित्व है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। सो पार्टनर किसका? अभिषेक किसका पार्टनर है? राधिका का कि एलएलपी का? एलएलपी का। राधिका किसकी पार्टनर है? अभिषेक की कि एलएलपी की? एलएलपी की। सो वी आर एज सच नॉट बाउंड बाय ईच अदर। जैसे कंपनी में शेयर होल्डर्स किसके होते हैं बच्चों? कंपनी के होते हैं, एक दूसरे के कुछ नहीं होते। एक शेयर होल्डर ने झोल किया, सारे के सारे शेयर होल्डर फंस गए क्या? नो। बट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स आर ईच अदर के पार्टनर्स, दे हैव म्यूचुअल एजेंसी, दे आर एजेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है? सो एलएलपी में पार्टनरशिप जैसा नहीं है, कंपनी जैसा है। देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी बट दे आर स्टिल पार्टनर्स। किसके पार्टनर्स? एलएलपी के पार्टनर्स। क्लैरिटी? नेक्स्ट देखते हैं। चलो, एलएलपी के बेनिफिट्स क्या है? तो भाई इट हैज मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ ओनली 2 पार्टनर्स। ऑफ कोर्स खुद का पार्टनर नहीं हो सकते तो 2 लोग तो चाहिए। इट इज इजी टू एस्टैब्लिश, यस, उसका एस्टैब्लिशमेंट में कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है। द फॉर्मेशन कॉस्ट इज वेरी लो। मैम कैसे आप बता रहे हो? तुम्हें भी पता चलेगा, आगे के स्लाइड्स में है। ओके तो बहुत ही कंपेयर टू अ कंपनी, कंपेयर टू ओपीसी, कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी, कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीगली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलएलपी का जो शुरुआत का खर्चा है वो बहुत ही कम है। प्लस एडेड एडवांटेज ये है कि लाइबिलिटी लिमिटेड है भाई, तो पार्टनर्स को डर ही नहीं है, जितना डालेंगे उतना खोएंगे, उससे ज़्यादा खोने का डर नहीं है। लास्टली देर आर 2 मेजर बेनिफिट्स। ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, एक सर्टेन लिमिट तक ना, जब तक तुम वो लिमिट क्रॉस नहीं करते हो, ऑडिट तुम पे कंपलसरी नहीं है। मतलब तुम फ्रीली बिना किच किच कुछ कुछ के धंधा कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स है, बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाला फॉर्म, सो इट इज प्रोवाइडिंग मेजर काइंड ऑफ टैक्स बेनिफिट्स टू LLPs. So these are the benefits for one person to get encouraged, to enter into a limited liability partnership form of organization. ओके तो अब जब मुझे एंटर करना ही है या मुझे एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना ही है, अगला सवाल आता है हु मे बिकम ए पार्टनर। कौन कौन पार्टनर बन सकता है इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखते हैं। एलएलपी इन इंडिया और आउटसाइड। ओके नाउ व्हाट डज दैट मीन? एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया में बनी हो या बाहर बनी वाली होने दो, वो इंडिया में LLP बना सकती है with many more LLPs coming together. Like Radhika LLP, Abhishek LLP can come together and make Radhika and Abhishek LLP. ठीक है, ये 1. Second, Radhika Private Limited, Abhishek Private Limited can come together and make Radhika Abhishek LLP again. सो 2 कंपनियां इकट्ठा आके भी LLP बना सकती है। फिर वो कंपनियां इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होने दो या आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड होने दो। ठीक है, फिर इंडिविजुअल पर्सन्स तो एनी विच वेज कैन कम टुगेदर एंड इनकॉर्पोरेट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। अच्छा, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 ऑल्सो। मान के चलो देयर आर 3 कंपनीज, 2 individuals and 1 LLP, they are coming together and making 1 LLP. That also is a valid partnership for incorporation of limited liability partnership. So 3 प्रकार के लोग, पहला LLP इंडिया वाला होने दो या बाहर का होने दो, दूसरा वाला कंपनी इंडिया वाला होने दो या बाहर का वाला होने दो, एंड तीसरा वाला इंडिविजुअल पर्सन मे बिकम ए पार्टनर इन LLP. Okay. However, if you are an individual, you will be disqualified to act as a partner if you have been declared of unsound mind by a competent court. ओके अगर प्रॉपर अपना कोर्ट तुम्हें डिक्लेयर करता है कि भाई तुम मानसिक रोगी हो, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, यू आर मेंटली अनस्टेबल, आउट, यू कैन नॉट बी एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप विद LLP. ठीक है. सेकेंड, इफ यू आर एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब तू आज भी कंगाल है, अभी तक तेरा इंसॉल्वेंसी का फेस खत्म नहीं हुआ है. यू पीपल नो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, इंसॉल्वेंट्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. Third, he has applied to become insolvent and application is pending, but he has started the procedure for insolvency. Am I right? So eventually he'll be declared an insolvent. Better अभी से उसको रोक दो भाई. You have applied, you will not be considered a partner. You cannot enter into an LLP as a
पार्टनर। ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशंस अगर तुम में है तो ही तुम एज एन इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकते हो, अदरवाइज नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग ए पार्टनर इन एन LLP। चलो, अगर हम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए। येस, अगेन आई कांट बी अ पार्टनर ऑफ माई सेल्फ, तो मिनिमम 2। बट if at any time the number of partners falls below the limit and business is carried on for more than 6 months with such reduced number, the sole partner shall be responsible personally for the obligation of LLP. Okay, for example, मैं और अभिषेक पार्टनर्स है LLP के, हम बिजनेस कर रहे हैं। 2 साल बाद ऐसा हुआ कि अभिषेक LLP को छोड़ के चला गया, अब मैं अकेली रह गई। आई हैव 6 months टाइम बच्चों टू फाइंड अनदर पार्टनर फॉर माई सेल्फ। 6 महीने के अंदर अंदर मैंने दूसरा पार्टनर ढूंढ के पार्टनरशिप में एड ऑन करना है। अगर 6 महीने प्लस हो गए और फिर भी मैं अकेली ही पार्टनर दिख रही हूँ, किसकी पार्टनर हूँ मैं? किसी की भी नहीं। तो पूरा का पूरा LLP का कंसेप्ट रद्द हो जाएगा। रद्द मतलब कैंसिल किया जाएगा। द LLP विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड आई विल बी सोलली लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ LLP बिकॉज आई विल बी द सोल मेंबर। तो LLP के कंसेप्ट को कोर्ट क्या बोलते हैं, डिसरिगार्ड करेगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने हो गए और तुम अभी तक पार्टनर ही ढूंढ रहे हो। नॉट फेयर। यू हैव 6 months टाइम, यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर, अदरवाइज पूरा पूरा तेरा लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट ही गायब किया जाता है। क्लैरिटी? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि DP ये बैकबोन है LLP का। जैसे कंपनी में जो कुछ भी होता है डायरेक्टर्स करते हैं, वैसे LLP में जो कुछ भी होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर करते हैं। सो डायरेक्टर इन कंपनी इज डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर LLP। ठीक है, बट कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, नेसेसरी नहीं कि शेयर होल्डर्स में से ही कोई डायरेक्टर बने, है ना। डायरेक्टर्स अलग हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स अलग हो सकते हैं। पार्टनरशिप LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर इज वन अमंगस्ट द पार्टनर। ओके, सो देखते हैं कौन है ये डेजिग्नेटेड पार्टनर। एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब कम से कम 2 लोग LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। वो इंसान ही होने चाहिए, दे हैव टू बी इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन हैज टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो 2 लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे अपॉइंट हो रहे हैं वो इंसान वाले पार्टनर्स होने चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे तो LLP वाले पार्टनर भी है, कंपनी वाले पार्टनर भी है, वो नहीं चलेंगे, हमें इंसान चाहिए। तो इंसान होने चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। दूसरी बात, ये जो 2 लोग हैं उसमें से एटलीस्ट एक इंसान इंडिया में रेसिडेंट वाला होना चाहिए, मतलब ही हैज़ टू बी रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 182 days इन द प्रीवियस ईयर। क्योंकि पता चला तू DP बन गया है और तू बाहर US में ही घूम रहा है 10 महीने से ज़्यादा, व्हाट इज़ द यूज़? तू यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाएगा। सो एटलीस्ट वन हैज़ टू बी लाइक दैट, बाकी सारे घूमते हुए रहेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान के चलो मेरे LLP में इंसान पार्टनर है ही नहीं, 4 कंपनियां इकट्ठा आके LLP बनाती है, तो अब 4 कंपनियों में से DP कौन बनेगा? इंडिविजुअल पर्सन है ही नहीं। तो 4 कंपनियों में से कोई भी 2 कंपनियों को बोला जाएगा कि आप अपने अपने एक एक बंदे को नॉमिनेट करो टू एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। सो दीज कंपनीज माइट अपॉइंट देयर ऑफिसर टू एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर दैट LLP, बिकॉज डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन लगता है? इंसान लगता है। सो इफ ऑल पार्टनर्स और कॉर्पोरेट्स या देयर LLPs, any two shall nominate their persons as designated partner. Clear? चलो, if incorporation document states all partners to be designated partners, all individuals shall be DPs. अच्छा, अब ये क्या है देखो मैम, ये क्या होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट? देखो LLP में ना 2 कंसेप्ट है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और पार्टनरशिप डीड। इट इज लाइक कंपनी लॉ में MOA एंड AOA, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइन योर एंटायर फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो वैसे अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है कि सारे के सारे पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहेंगे, तो कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल 4 कंपनियां, 2 LLP और 4 इंसान अगर LLP के पार्टनर्स हैं, तो ये जो 4 इंसान है ना, इंडिविजुअल्स, ऑल द 4 शैल बी कंसिडर्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्लियर? LLP और कंपनियां अपने लोग अपॉइंट नहीं करने वाले हैं। देन individuals shall give consent to act as DP in form number 9. Yes, those people who are selected to act as designated partners, they have to be willing not to act as DPs. So उनका consent लेना जरूरी है। वो consent form 9 में लेके रजिस्ट्रार के साथ फाइल होगा और उनके details shall be filed in form number 4. ये था DP के कंसेप्ट के बारे में। अब हमें देखना है
लाइबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्या करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है एग्जैक्टली। So, unless provided otherwise, a designated partner shall be first responsible for doing all such acts as are required to be done by the LLP, including filing of documents or returns or statement reports. Okay, अब ये क्या है? अगर कुछ बोला नहीं गया है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेटेड पार्टनर की क्या है बच्चों? भाई जो एलएलपी ने फाइलिंग करना है, वो एलएलपी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद कैसे करेगा? तो उसके बिहाफ पे कौन करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर करता है। जैसे कंपनी का जो फाइलिंग होता है, कंपनी के बिहाफ पे कौन करता है बच्चों? डायरेक्टर्स करते हैं, करेक्ट। सो वैसे ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल डू फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स विद रजिस्ट्रार। आगे जाके देखो क्या दिया है, DP shall be liable to all the penalties imposed on the limited liability partnership for contravention of provisions of this act. Contravention मतलब going beyond, not following the provisions of this act. अगर कल LLP एक्ट के हिसाब से रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं हुआ तो टेक्निकली LLP जिम्मेदार है, पर काम किस पे था? DPs पे था। So the DP shall be personally liable for any problem with respect to following the law. जैसे डायरेक्टर्स भी कल अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई रूल फॉलो नहीं किया गया, डायरेक्टर को पर्सनल लायबिलिटी और पेनल्टी फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी थी, हालांकि वो कंपनी की होती है, बट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी, दे हैव टू फॉलो दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो यहाँ पे डीपीज हैव टू फॉलो दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, वैकेंसी ऑफ डीपी। LLP में an LLP may appoint a DP within 30 days of vacancy. If at any time there is one designated partner or no designated partner is appointed, each partner shall be deemed to be designated partner. Okay, देखो उन्होंने क्या कहा है, कल अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर का पोजीशन वेकेट हो गया, ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो वैकेंसी भरनी है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर इफ एनी टाइम देर इज ओनली वन डेजिग्नेटेड पार्टनर लेफ्ट या देर इज नो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंटेड एट ऑल, तो जितने भी पार्टनर्स दिख रहे हैं ना इंडिविजुअल्स, वो सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डीम किए जाएंगे, मतलब मान के लिए जाएंगे। ठीक है, वापस एक बार, अगर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर ने डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप छोड़ दी तो 30 दिन के अंदर अंदर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को रीअपॉइंट, मतलब नया पार्टनर को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो वैकेंसी 30 दिन से ज़्यादा खाली नहीं रखी जा सकती। दूसरा, अगर दो डेजिग्नेटेड पार्टनर में से अब एक ही बचा है या दोनों भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में जितने भी इंडिविजुअल पार्टनर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स माने जाएंगे। क्लियर? विद इमीडिएट इफेक्ट। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डीपी भी देखते हैं। चलो, क्या क्या चीज़ों के वजह से, रीजंस के वजह से डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपना जगह जो है वो छोड़ देना पड़ता है या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ इन द लास्ट 5 years बीन एडजज्ड इंसॉल्वेंट, मतलब आज इन दिस ईयर अगर तुम्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होना है, गए 5 साल के अंदर अंदर कभी भी तुम इंसॉल्वेंट करार हुए होने नहीं चाहिए हो। मतलब आज से 10 साल पहले अगर तुम इंसॉल्वेंट थे चलेगा, आज तुम बन सकते हो। आज से 4 साल, 3 साल, 2 साल पहले अगर तुम इंसॉल्वेंट थे, सॉरी, इस साल में तुम डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते और थोड़े साल रुकने पड़ेंगे बिना इंसॉल्वेंसी के। देन इफ अ पर्सन सस्पेंड्स और हैज एट एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब अगर तुमने जिंदगी में कभी भी क्रेडिटर्स को चूना लगाया है, क्रेडिटर्स के पेमेंट को सस्पेंड किया है, या क्या बोलते हैं, क्रेडिटर के पेमेंट को सही से चुकता नहीं किया है, तो तुम्हारे क्रेडिबिलिटी पे इशू है, और क्रेडिबिलिटी वाले इशू वाले बंदे को मैं एलएलपी की जिम्मेदारी नहीं दे सकती। यू आर डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। Then, if a person has been convicted of moral turpitude and sentenced to imprisonment for minimum 6 months, मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब है एथिकल गुनाह, मॉरल से के खिलाफ जाने वाले गुनाह जो है, ऐसे गुनाह अगर तुमने किए और तुम्हें कम से कम 6 महीने की सज़ा हुई, मर्डर वर्डर टाइप्स वाले, तो ऐसे गुनाह करने के वजह से, तुम वैसे गुनहगार करार होने के वजह से, यू विल नॉट बी एबल टू बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड यू विल बी डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट सच। ओके, ये यहाँ पे भी देखो, जब क्रेडिटर्स की बात आ रही है, ये क्रेडिटर्स का भी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इन द लास्ट 5 years और मेड कॉम्पोजिशन विद देम वाला है। मतलब अगर मैंने किसी क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड किया है या क्रेडिटर को चूना लगाने की कोशिश की है या उसके साथ कुछ मांडवली की है गए 5 सालों में,
तो ये साल में आई विल नॉट बी एबल टू एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर. चलो एक बार क्विक. मैं इंसॉल्वेंट करार हुआ हूँ इन द लास्ट 5 years, आई कैन नॉट बिकम डीपी. मैंने क्रेडिटर को चुना लगाया या उसका पेमेंट सस्पेंड किया या उसके साथ मांडवली किया इन द लास्ट 5 years, आई कैन नॉट बिकम अ डीपी. या अगर मैंने कोई मॉरल टर्पिट्यूड वाला गुनाह किया और उसके वजह से मुझे मिनिमम 6 महीने का जेल हुआ है, तो भी आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर. ओके, चलो अब देखते हैं. अगर एलएलपी की बात करो तो एलएलपी के नाम का क्या सिनेरियो है. अच्छा, मुझे याद दिलाओ, एलएलपी हैज ए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. Yes. So when it has a corporate personality, kids, don't you think the name of the LLP becomes a very important funda? क्योंकि नाम पे ही तो सारा दुनिया कायम है उसका. नाम has a distinct वजन when you have a corporate personality to one business form of organization. चलो देखते हैं क्या. Every LLP shall have either LLP or limited liability partnership as the last word of its name. Am I correct? Yes. LLP के नाम के एंड में if it is Radhika, it has to be Radhika LLP short form या Radhika limited liability partnership as the last name. Okay, last words. Then अगर कल आगे जाके राधिका ये LLP के नाम को मुझे बदलना है, तो चेंज ऑफ नेम में क्या करना है. इट शॉल फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन द एलएलपी अग्रीमेंट. यस, हमारा जो ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में प्रोसीजर दिया जाएगा. अगर प्रोसीजर नहीं दिया है, इफ नथिंग इज सेट इन द अग्रीमेंट, देन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड फॉर नेम चेंज. इजी. एक तो प्रोसीजर फॉलो करो जो एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा है. अगर एलएलपी अग्रीमेंट में कोई प्रोसीजर नहीं लिखा है, सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेके नाम को बदला जा सकता है. ये जो नाम हम बदल रहे हैं उसका नोटिस हमें रजिस्ट्रार को देना है. कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 5 विद इन 30 days के. देखो, पहले राधिका एलएलपी ये नाम था, अब सारिका एलएलपी ये नाम हो गया. ठीक है, ओके. अगर मैं ये रूल को कॉन्ट्रावीन करती हूँ तो द फाइन शैल बी मिनिमम 2000, मैक्सिमम 25,000 एंड आरओसी शैल इशू न्यू सर्टिफिकेट विद द न्यू नेम टू दिस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है. I know kids, it is very dry. I am not able to crack any jokes, any time pass fundas in this because it is very technical. You are not going to, miss out on any point with respect to LLP because LLP के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. इन द लास्ट 3 अटेम्प्ट उन्होंने 2 बार एलएलपी के बारे में पूछा है. कमिंग अटेम्प्ट में भी देयर इज अ हाई चांस कि वो एलएलपी के बारे में कुछ पूछ ले. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट. यू कांट डू एनी मजाक. यू हैव टू फोकस ऑन द फ्लो चार्ट्स एंड फोकस ऑन माई लेक्चर. आई नो थोड़ा सा बोरिंग होता जाता है अगर मैं कुछ क्लिप आर्ट नहीं डालती हूँ, बट आई कांट हेल्प इट पीपल. इट इज़ हैवी, इट इज़ लॉ, यू हैव टू फोकस ऑन इट. इट्स नॉट लाइक आवर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना. सो प्लीज़ कोऑपरेट. सोना मत, सोना मना है. ओके. एलएलपी का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अगर हम देखें तो सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर एक्वायर करना होता है. सेकेंड, डेजिग्नेटेड पार्टनर अपना पिन एक्वायर करेगा. थर्ड, एलएलपी के प्रोसीजर में हम एलएलपी के नाम को अप्रूव करके लेंगे. उसके बाद हम वो फोर्थ स्टेप है, सॉरी, फाइलिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स करेंगे और फिर लास्टली एलएलपी अग्रीमेंट सबमिट करके हमें रजिस्ट्रार से प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मिलेगा फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू बी कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेटेड, है ना. देखते हैं अगर हम रजिस्टर कर ले तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है. ओके. ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी शैल बी केपेबल ऑफ सर्टन एक्ट्स अंडर इट्स नेम. बराबर है. मैं रजिस्टर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि रजिस्टर होने के बाद ही तो मैं काम कर सकती हूँ. वो क्या क्या मैं काम कर सकती हूँ तो देखो, आई कैन sue and be sued upon in that name of mine because of the registration. Secondly, I can acquire, own, hold, develop और dispose of property in the LLP's name. मतलब मैं प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगी, मैं प्रॉपर्टी की मालिक हो पाऊंगी, मैं प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाऊंगी, मैं प्रॉपर्टी को और एक्सपैंड डेवलप कर पाऊंगी, या मुझे प्रॉपर्टी को अगर बेच देना तो मैं खुद के नाम से एज LLP बेच सकती हूँ. Then LLP shall have a common seal after registration and it shall do all acts as the body corporates are capable of. मतलब normally body corporates जो business करते हैं, जो contracts में enter करते हैं, वो सारे activities register होने के बाद LLP कर सकता है. ठीक है. ओके. नीचे देखो क्या दिया है. Registration office of LLP या registered office of LLP. Every LLP shall mandatorily have a registered office to which all its communications and notice may be addressed and received. जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वैसे एलएलपी का भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा कंपल्सरीली, जहाँ पे वो एलएलपी के साथ सारे कम्युनिकेशंस, नोटिस का आना जाना ये वहाँ पे होगा. द नोटिस विल बी एड्रेस्ड एंड रिसीव्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस. क्लियर. क्योंकि हर किसी का घर होना ज़रूरी है, वैसे एलएलपी का भी ये घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन
पार्टनर्स ऑफ एलएलपी में और थोड़ा सा उन्होंने डिटेल दिया है. द एलएलपी इज गवर्न्ड बाय द एलएलपी अग्रीमेंट. बराबर है. एलएलपी का मेन बेस रूल क्या अमल में है? द एलएलपी अग्रीमेंट इज इट्स बेस डॉक्यूमेंट. That LLP agreement is entered into between all the partners. The persons who subscribe their name to the incorporation document shall be its partners on incorporation. Okay, मैंने जैसे कहा था LLP agreement और incorporation document, ये दो important documents हैं LLP के. तो जो जो लोग incorporation document में अपना नाम as subscribers डालते हैं वो सारे LLP बनने के बाद partners बन जाते हैं. देख, LLP बनने से पहले partners क्यों नहीं? क्योंकि पार्टनर्स हम किसके हैं बच्चों? एलएलपी के. एलएलपी जब तक बना ही नहीं है तब तक हम सब्सक्राइबर्स हैं. जैसे कंपनी में एमओए को जो सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, वो कंपनी बनने के बाद शेयर होल्डर्स बनते हैं, तब तक तो वो सब्सक्राइबर्स है. वैसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो लोग अपना नाम लिख देते हैं एज सब्सक्राइबर्स एज पार्टनर्स, वो पार्टनर्स तब बनते हैं जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है ऑफ एलएलपी. Then agreement, LLP agreement is to be filed with ROC in form number 3 within 30 days of ratification. Ratification का मतलब क्या है? अडॉप्ट कर लेना, गलत को सही मान के चलना. तो टेक्निकली एलएलपी बनने से पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ये वैलिड नहीं है. हम उसको वैलिड बनाते हैं कब? इनकॉर्पोरेशन के बाद. सो द अग्रीमेंट इज रैटिफाइड बाय पार्टनर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड देन इट इज विद इन 30 days filed with ROC in form number 3. If any change in LLP agreement, you have to inform ROC in form 3 within 30 days. Again the same thing. Okay. नेक्स्ट कंसेप्ट है पार्टनरशिप को सीज कैसे किया जाता है, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप. चलो देखते हैं. ओके. इट शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद अग्रीमेंट एंटर्ड विद अदर पार्टनर्स. ओके. सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर बात करो, कब पार्टनरशिप सीज होता है? तो टेक्निकली जैसे हमने अग्रीमेंट एंटर किया विद आवर पार्टनर्स, उसके बेसिस पे, उसके फंडामेंटल्स पे पार्टनरशिप को सीज किया जाता है. अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है तो अ पर्सन हु इंटेंड्स टू रिजाइन मे गिव नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 days टू अदर पार्टनर्स एंड सीज हिमसेल्फ फ्रॉम द पार्टनरशिप. ठीक है, मतलब अगर पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो जो इंसान को रिजाइन करना है फ्रॉम द पार्टनरशिप वो नोटिस देगा 30 दिन पहले, और 30 दिन बाद वो पार्टनर नहीं रहेगा. ओके. अ पार्टनर शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑन हिज डेथ या और ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, या if he is declared of unsound mind by the competent court, or if he is applied to be adjudged as insolvent. मतलब नेचुरली कब पार्टनर नहीं बचता? ऑफ कोर्स जब वो मर जाता है ऑन हिज डेथ, या जब एलएलपी ही डिसॉल्व हो गया तो पार्टनरशिप बचा ही नहीं है, या अगर वो बंदा डिक्लेयर हो जाता है अनसाउंड माइंड तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द हो जाता है ना, कैंसिल हो जाता है. एंड लास्ट, इफ ही इज अप्लाइड टू बी adjudged as insolvent, again he is not competent to contract and his partnership gets seized. मतलब पार्टनरशिप उसका खत्म हो जाता है. बाकी पार्टनर्स वैसे ही रहेंगे, एलएलपी भी वैसे ही रहेगा. सुनाई दे रहा है? पर वो बंदे का पार्टनरशिप खत्म हो गया. ठीक है, ओके. चलो आगे देखते हैं. लायबिलिटी ऑफ सीज्ड पार्टनर. ओके, पार्टनरशिप तो खत्म हो गई, उसके लायबिलिटी के बारे में क्या? वेयर अ पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, ही शैल स्टिल बी रिगार्डेड एज पार्टनर. मतलब जब एक पार्टनर एलएलपी के पार्टनरशिप को छोड़ के निकल जाता है उसे हम तब तक पार्टनर मान के चलेंगे जब तक ही हैज नॉट गिवन नोटिस दैट नाउ ही इज नो लॉन्गर द पार्टनर. मतलब उसने पब्लिक नोटिस देनी है कि भाई अब मैं फॉर्मर पार्टनर हूँ, अब मैं एलएलपी का पार्टनर नहीं हूँ, मेरी पार्टनरशिप सीज हो गई है. मतलब पब्लिक को पता चल गया भाई अब वो पार्टनर नहीं है. जब तक वो पब्लिक को ये नहीं बताता तब तक उसके ऊपर सारी लायबिलिटीज अराइज होती रहेंगी, बिकॉज पब्लिक के लिए वो तो पार्टनर है. एंड ही ऑल्सो हैज टू गिव नोटिस टू आरओसी दैट भाई हमारा ये जो पार्टनर है अब वो पार्टनर नहीं है, सीज हो गई है उसकी पार्टनरशिप. तो दो लोगों को बताना है, एक तो पब्लिक को, सेकेंडली रजिस्ट्रार को, कि भाई मेरा पार्टनरशिप सीज हो गया. जब तक तुम ये हरकत नहीं करते हो तब तक तुम पे पार्टनरशिप का लायबिलिटी हमेशा रहेगा. सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम अ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी में डज नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी. मतलब जस्ट बिकॉज मेरा पार्टनरशिप सीज हो गया है ऑन पेपर, दैट डजंट मीन मेरा लायबिलिटी खत्म हो गया. मेरा लायबिलिटी तब तक जारी जब तक ये दो चीजें, ये दो लोगों को मैं इन्फॉर्म नहीं कर देता कि आई एम नो लॉन्गर दी पार्टनर. क्लैरिटी? अच्छा, ये गोज विदाउट सेइंग कि जो मैंने पार्टनर मैं जब थी वो टाइम पे जो मैंने काम किया है उसकी लायबिलिटी मेरे सर पे हमेशा रहेगी, फिर मैं पार्टनर रहूं या ना रहूं. ठीक है, ओके. अब हमें देखना है एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स को.
Okay, if I am going to incorporate an LLP, step 1, application shall indicate name of LLP. I will apply to registrar for the name. The name shall not be the one prohibited by the Emblems Act. The person may apply for the name in form number 1 and file fees of rupees 200 with registrar, and the name shall be reserved for 3 months. Simple process. सबसे पहले नाम इंडिकेट करो, वो नाम एम्बलेम्स एक्ट या सिमिलैरिटी ऑफ अदर एलएलपीज के साथ नहीं होना चाहिए. देन द पर्सन शाल फाइल फॉर्म 1 जिसमें वो नाम सजेस्ट करेगा और 200 रुपये फीस भरेगा टू रजिस्ट्रार. एंड ये जो नाम अवेलेबल अगर हमें रजिस्ट्रार ने करके दिया तो वो 3 महीने के लिए रिजर्व रहेगा, जिसके अंदर अंदर मुझे आगे का स्टेप क्रिएट करके खुद के एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करके लेना है. द नेम शैल नॉट बी सिमिलर टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी. यस, गोज विदाउट सेइंग. ओके, स्टेप 2 और स्टेप 3 क्या है देखो. अगर हम स्टेप 2 की बात करें, सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. ओके, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन फॉर्म नंबर 2. याद है मैंने अभी कहा था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, एलएलपी अग्रीमेंट, है ना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. तो ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं इन फॉर्म नंबर 2. इट शैल स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी. इट शैल स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस, क्यों एलएलपी बन रहा है, क्या बिजनेस करने के लिए. इट शैल राइट डाउन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी का पता, द नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब. ये हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखेंगे और रजिस्ट्रार को भेजेंगे. साथ ही हम फीस भी देंगे. फीस तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, कैपिटल के ऊपर है. अगर 1 लाख तक का है तो 500 रुपये फीस है. 1 लाख से 5 लाख का पार्टनर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 2000 रुपये. 5 लाख से 10 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 4000 रुपये. और 10 लाख से ज्यादा अगर तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 5000 रुपये का फीस तुम्हें रजिस्ट्रार को सबमिट करना है फॉर इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. स्टेप 3, रजिस्ट्रार क्या करेगा, ही शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड एलएलपी, go through it, and finally the registrar shall incorporate the name of the LLP in its register of LLP and issue LLP in, that is limited liability partnership identification number. जैसे सिन है corporate identification number, वैसे ये LLP in है. ठीक है. This is our unique identification number. ये कौन हमें देगा, रजिस्ट्रार हमें देगा. ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर इनकॉर्पोरेशन. स्टेप 1, अप्लाई करो नेम वेम सब कुछ एलएलपी अग्रीमेंट में. स्टेप 2, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सबमिट करो अलॉन्ग विद द फीस. एंड स्टेप 3, आरओसी दैट इज रजिस्ट्रार हमें रजिस्टर करवा के एलएलपी इन देगा. चलो आगे देखते हैं. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, नाउ पीपल, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह के बारे में भी प्रायर राइट अ शॉर्ट नोट पे पूछा गया है. एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी के बारे में भी कभी कभी पूछा गया है. सो यू हैव टू रिमेंबर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर ज़रूरी पॉइंट्स हैं. कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. देखते हैं. Maintenance of books of accounts. This section requires every LLP to maintain proper books of accounts relating to affairs of each year for filing annual statement of accounts and solvency with ROC. Okay, मतलब LLP का ये पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये सेक्शन कहता है कि हर LLP ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हर एक इंडिविजुअल साल के लिए. क्यों? ताकि वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ROC के साथ फाइल कर पाए. ओके, BOA में हमें क्या क्या लिखना है, ऐसा हम फाइल करते वक्त क्या क्या फाइल कर रहे हैं. तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, कितना पैसा हमने रिसीव किया, कितना हमने वो साल भर में खर्चा किया. सेकेंड, रिकॉर्ड ऑफ माई असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दैट LLP in that particular year at the end of the year. Then statement of cost of goods sold, परचेज गुड्स का स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज का स्टेटमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टेटमेंट, फिनिश गुड्स का स्टेटमेंट, ये सारा भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूडेड होना चाहिए. एनी अदर पर्टिकुलर्स विच पार्टनर में डिसाइड टू इंक्लूड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये वो इंक्लूड करेंगे और रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे सो दैट रजिस्ट्रार हैज अ फेयर आइडिया कि LLP में एक्चुअली चल क्या रहा है. ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये प्रिजर्व किए जाएंगे फॉर 8 years फ्रॉम डेट ऑफ मेकिंग. अब ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन यूजुअली फेस टू फेस में मैं करती हूँ. देखो 8 साल ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, मतलब है ना ये जो 2020 का रिकॉर्ड है वो 2020 का रिकॉर्ड 2028 तक प्रिजर्व किया जाएगा. 2029 में 2020 का रिकॉर्ड माइनस होगा, पूरा बुक नहीं हम रद्दी करके फेंकेंगे, वो बुक में हर साल के रिकॉर्ड्स है, बराबर है. तो जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे 8 साल पुराना वाला कैंसिल होगा 9वें साल में, 10वें साल में वापस 8 साल पुराना कैंसिल होगा. वैसे एंट्रीज माइनस होंगी, पूरा बुक कभी फाड़ दिया नहीं जाएगा. इसके लिए ऐसा बोलते वक्त बोलते कि द BOA शैल बी प्रिजर्व फॉर 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग. BOA फॉर एवरी ईयर.
ठीक है। सो अगर हम बड़ा डिजिटल बीओए करते हैं, अगर एक इंडिविजुअल फाइल है 2020 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वो डिलीट होगी 2029 में, 8 साल पूरे होने के बाद, तब तक उसे प्रिजर्व किया जाएगा फॉर रेफरेंस पर्पसेस। ओके, अब ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी क्या है? इट शैल बी इन फॉर्म नंबर 8. It is to be filed with ROC within 30 days from the end of 6 months of closing of financial year. Okay, what is a financial year, kids? Financial year is 1st April to 31st of March. 31st of March खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर ये स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट हमें ROC के साथ सबमिट करना है फॉर्म नंबर 8 में। एंड ये जो स्टेटमेंट है, इट शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्लैरिटी? इतना सा शॉर्ट चीज है, शॉर्ट नोट में तुम आसानी से इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो, और ज्यादा कुछ तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, पकाना मना है। अदर एस्पेक्ट्स में उन्होंने तुम्हें दिया है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो एनुअल रिटर्न। ओके, चलो देखते क्या है। लेट मी जस्ट open the entire screen first. Okay, audit of accounts में account of every LLP shall be audited if in any years the turnover is less than 40 lakhs or contribution is less than 25 lakhs. turnover क्या होता है बच्चों? सेल्स के टोटल अमाउंट को हम टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर हमेशा एक बड़ा अमाउंट तुम्हें दिखेगा, है ना। सो अगर टर्नओवर 40 लाख से कम है या कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। जैसे हमने शुरुआत में बेनिफिट में देखा था कि ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, है ना, राइट। तो वो जो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है वो कौन से लिमिट तक? टर्नओवर के 40 लाख होने तक और कंट्रीब्यूशन के 25 लाख होने तक। अगर दोनों में से कुछ भी क्रॉस कर गया तो ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगा फॉर एवरी ईयर, है ना। Statement of account and solvency shall include the statement by designated partners that they take responsibility of following the law when no audit is done in an LLP. Okay. जब तक हमारा 40 लाख या 25 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट हमने क्रॉस नहीं किया है, ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, बराबर है। पर जब ईयरली हम हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी सबमिट कर रहे हैं, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी के साथ और एक स्टेटमेंट ऐड किया जाएगा जहां पे हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि भाई हम ऑडिट नहीं करवा रहे, पर हम ये जिम्मेदारी लेते कि हम सारे के सारे कायदों को ढंग से फॉलो कर रहे हैं। सो इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग ऑडिट, वी आर स्टिल एज पर लॉ। ये कब? अगर ऑडिट नहीं किया तो, ऑडिट कर दिया तो ये अलग से डीपी के स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सेम लाइकवाइज एनुअल रिटर्न का देखते हैं। सेक्शन 35 कहता है दैट एवरी एलएलपी शैल फाइल विद आरओसी एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एवरी ईयर। ड्यूली ऑथेंटिकेटेड मतलब ड्यूली साइंड एवरी ईयर। इट शैल बी इन फॉर्म नंबर 11। ऑडिट का प्रोविजन अलग है और एनुअल रिटर्न का प्रोविजन अलग है। एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 में जाएगा हर साल। Annual return of LLP having turnover up to rupees 5 crore or contribution up to rupees 50 lakh, है ना। एंड इन अदर केसेस सर्टिफिकेट फ्रॉम CS required stating that books of accounts have been verified and found to be true and correct. If default in filing annual return, the fine will be 10 lakh rupees and maximum 1 crore. मतलब annual return किसका जा रहा है? of LLPs having turnover up to rupees 5 crore, contribution up to 50 lakh, सिर्फ annual return जाएगा, ठीक है। बट अगर एनुअल रिटर्न LLP का, ऐसे LLP का मुझे फाइल करना है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है या जिसका कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज़्यादा है, तो एनुअल रिटर्न के साथ CS का सर्टिफिकेट जाएगा दैट बुक्स ऑफ अकाउंट CS ने वेरीफाई किए हैं, जो उसे ट्रू और करेक्ट लगे हैं। ये एडिशनली जाएगा अगर वो LLP का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है या उसका कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज़्यादा है। अगर उसे कम है तो CS के ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन से फॉर्म में जाएगा एनुअल रिटर्न? फॉर्म 11। अगर हमने ये एनुअल रिटर्न के सेक्शन 35 प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, माई फाइन विल बी 10 लाख रुपीज मिनिमम, मैक्सिमम ऑफ 1 CR। ओके, चलो और थोड़े अदर एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द डॉक्यूमेंट शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन ऑन, अच्छा LLP के डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल हो गए ऑन पेमेंट ऑफ फीस। द डॉक्यूमेंट्स विच मे बी मेड अवेलेबल आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सेकेंड एनुअल रिटर्न, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी जो हम सबमिट कर रहे हैं, थर्ड द नेम फोर्थ द नेम ऑफ पार्टनर्स एंड चेंजेस इफ एनी। ओके, ये एक बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट था। पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। If in any returns or statement or documents any person makes any false statement knowing it to be false, जानते हुए कि वो false है फिर भी false statement बनाया, या a statement which omits important material facts knowing it to be important, in such cases the person who did this shall be punishable with
imprisonment up to 2 years, फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 lakhs। समझा ये? तो कल अगर किसी इंसान ने जानबूझ के किसी रिटर्न में, डॉक्यूमेंट में अगर फॉल्स स्टेटमेंट इंक्लूड किया जानते हुए कि वो फॉल्स है, या एक ऐसा एकदम इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट जो है वो ओमिट कर दिया, डाला ही नहीं, ये जानते हुए कि वो डालना चाहिए था, तो ऐसे बंदे को इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 2 years, या फाइन होगी मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 lakhs। ओके, चलो अब एलएलपी का लास्ट पार्ट बात करता है अबाउट कन्वर्जन्स। अब यहाँ पे हमने कौन से कन्वर्जन्स देखना है। फिलहाल ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी। फर्म इज योर पार्टनरशिप फर्म। इफ ए पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू कन्वर्ट इनटू एन एलएलपी, व्हाट डज इट नीड टू डू? देखते हैं। A firm means a firm covered under the Indian Partnership Act 1932. The firm's partners need to follow provisions of the second schedule to this act. The firm may apply to convert into LLP only if all partners of LLP become all partners of the firm to be converted. मतलब जब मैं फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर रही हूँ, फर्म में अगर राधिका, गोविंद, संदेश, दिलीप ऐसे 4 पार्टनर्स है, तो एलएलपी में भी वो 4 पार्टनर्स एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर्स दिखने चाहिए, तो ही तुम कन्वर्ट कर सकते हो। अगर एलएलपी में गोविंद नहीं दिख रहा है या राधिका नहीं दिख रही है, तो दिलीप, संदेश टुगेदर कैन नॉट मेक दैट पार्टनरशिप का कन्वर्जन इनटू एलएलपी। ठीक है? एक्सेप्ट पार्टनर्स ऑफ फर्म, नो अदर पार्टनर्स अलाउड। यस, मतलब वो 4 की जगह पे कन्वर्जन में और एक 5वां अभिषेक, ये पार्टनर ऐड नहीं किया जा सकता। इट्स ए कन्वर्जन किट्स, है ना। इफ यू वांट टू ऐड द 5th वन, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ डिफरेंट एलएलपी। यू कांट कन्वर्ट इट फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म टू एन एलएलपी। The firm shall apply to ROC along with statement of all partners in Form 17, name and registration number of firm अगर firm registered है तो, and incorporation document और statement, ये apply करेंगे ROC को। ROC ये receive करेगा सारे documents और certificate of registration देगा in Form number 19. The LLP shall within 15 days of conversion inform the registrar of firms about such conversion। बराबर है, जब हम registrar of LLP से ये सर्टिफिकेट ले लेता है रजिस्ट्रेशन का, वो कन्वर्जन का डेट हो जाता है, वी आर कन्वर्टेड नाउ, तो कन्वर्जन के 15 दिन के अंदर अंदर अपने पुराने फर्म वाले रजिस्ट्रार ROF को बता दो कि देख भाई हम फर्म से अब क्या कन्वर्ट हो गए हैं, LLP में कन्वर्ट हो गए। सो नाउ देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स अलग, फर्म अलग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल LLP प्रोविजंस कम इनटू फोर्स। ओके, पार्टनरशिप फर्म इनटू LLP। नेक्स्ट कन्वर्जन अगर देखना है तो नेक्स्ट कन्वर्जन है प्राइवेट कंपनी टू LLP। So one corporate personality to other corporate personality। देखते हैं। Private company means company under section 2 subsection 68 of Companies Act 2013। yes, सबको पता है प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है अपना section 2 subsection 68, the limitations specified in the articles of association। तो ROC shall issue certificate of registration in form 19। LLP shall inform ROC within 15 days about the conversion। पर उसके पहले a private company में apply for conversion if and only if there is no security interest in its assets। मतलब प्राइवेट कंपनी के एसेट पे अगर कोई चार्ज या सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है तो इट कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू एन एलएलपी, एंड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी अगेन शैल कंप्राइज ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, गोविंद, राधिका, संदेश, दिलीप, ये 4 लोग अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स है, वो चारों के चारों अब एलएलपी के पार्टनर्स दिखने चाहिए, ना उनमें कोई एडिशन होगा ना उनमें कोई सब्ट्रैक्शन होगा। सही बात, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, इनकी जो प्राइवेट कंपनी है उनके कोई एसेट पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसी का होना नहीं चाहिए, तो ही कन्वर्जन होगा। आरओसी को अप्लाई करेंगे, आरओसी अपने को फॉर्म 19 में सर्टिफिकेट देगा कि भाई अब तू प्राइवेट कंपनी नहीं है, अब तू बन गया है एलएलपी। और एलएलपी बनने के बाद हम आरओसी को ये इन्फॉर्म करेंगे कि देखो भाई अब हमारा कन्वर्जन हो गया, नाउ वी आर प्रॉपरली रजिस्टर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। All shareholders shall be partners of LLP in the same proportion as their capital। Same again, ये पॉइंट तीनों कन्वर्जन्स में कॉमन है अगर देखोगे तो। Then consent of all unsecured creditors is required। yes, unsecured मतलब ऐसे creditors जिनके लिए हमने सिक्योरिटी क्रिएट नहीं की है, तो उनको शायद डर लग सकता है कि एक बड़ी पब्लिक कंपनी सडनली LLP हो रही है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस है, एम आई करेक्ट? सो अगर वो अग्री नहीं करते हैं, यू कैन नॉट कन्वर्ट, उनका कंसेंट जरूरी है। ROC shall again grant the certificate of registration in form number 19 and the LLP shall inform ROC about the conversion। ठीक है, this was the conversion part। फिर हम बात करते हैं वाइंडिंग अप के बारे में।
वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की बात करो तो रेजोल्यूशन इज पास्ड टू वाइंड अप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बाय 3/4 मेजोरिटी पार्टनर्स, मतलब 75% मेजोरिटी ने ये रेजोल्यूशन पास करना है कि भाई हमें एलएलपी को वॉलेंटरीली खुद से वाइंड अप करना है। अप्रूवल ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज रिक्वायर्ड, उनको पूछना जरूरी है बिकॉज क्रेडिटर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर एलएलपी ऑल्सो। The copy of resolution that is passed will be filed with registrar in form 1 within 30 days while you're going for voluntary winding up. Then the date of passing of resolution shall be deemed to be the commencement of winding of LLP, बराबर है, बिकॉज रेजोल्यूशन पास कर दिया मतलब अब प्रोसीजर शुरू हो गया। तो वाइंडिंग अप कब शुरू हुआ है? जिस दिन हमने रेजोल्यूशन पास किया उस दिन को हम मान के चलेंगे चलो वाइंडिंग अप शुरू। ओके फिर मेजॉरिटी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नॉट लेस देन 2 शैल डिक्लेयर इन फॉर्म नंबर 2 दैट एलएलपी हैज नो डेट, और अगर डेट है भी तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगी बिफोर वाइंडिंग अप। मतलब जब हम वाइंड अप कर रहे हैं हम किसी का कर्जा डुबा के वाइंड अप नहीं कर रहे, एक तो हमारे यहाँ पे कोई कर्जा बचा नहीं है या जो कर्जा बचा है वो हम वाइंडिंग अप के पहले चुकता कर देंगे। एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा जितने भी हमारे मेजॉरिटी डीपीज है वो डिक्लेयर करेंगे फॉर्म नंबर 2 में। तीसरा डिक्लेरेशन आएगा इन फॉर्म नंबर 3 टू बी गिवन विद इन 15 डेज, एंड फॉर्म नंबर 4 इंक्लूडिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके तो डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 3 टू बी गिवन विद इन 15 डेज एंड फॉर्म नंबर 4 इंक्लूडिंग असेट एंड लायबिलिटीज। Second, within 14 days of approval of LLP, it shall give public notice in newspaper. The liquidator shall be appointed to liquidate assets and discharge liability. इसका क्या मतलब है कि द मोमेंट हम ये LLP को वाइंड अप करने का डिसाइड करते हैं 14 डेज के अंदर अंदर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार हम पब्लिक नोटिस देंगे कि भाई हम वाइंड अप हो रहे हैं, और लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा क्या करने के लिए? असेट को लिक्विडेट करके लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। ओके ये कौन सा था? वॉलेंटरी वाला था। लास्ट कौन सा है? कंपल्सरी वाला है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में यू आर सपोज टू पेटिशन अप्लाई टू द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, नहीं सॉरी टू द रजिस्ट्रार, बट द petition is to be filed by LLP या by any other partner, by registrar, by secured creditors, by persons authorized by CG या by CG itself। मतलब जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट को किया जाएगा, हाँ वो कोर्ट को किया जाए, सॉरी फॉर द लास्ट पार्ट, वो कोर्ट को किया जाएगा। कौन कौन कर सकता है? LLP खुद, कोई भी पार्टनर, रजिस्ट्रार, secured creditors, persons authorized by central government या central government itself। ओके ये पिटिशन रिसीव करने पे द ट्रिब्यूनल में ऑन हियरिंग द वाइंडिंग अप पिटिशन गिव एन इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम मतलब इन बिटवीन ऑर्डर दिया जा सकता है फॉर सम चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ LLP या डायरेक्ट रिहैबिलिटेशन ऑफ LLP। रिहैबिलिटेट मतलब अगर LLP बहुत ही डूबी हुई कंडीशन में है तो किसी कंपनी की मदद लेके या किसी और LLP के की मदद लेके मर्ज होके वो LLP को वापस जिंदा किया जा सकता है, तो उसे जिंदा करने को ऑर्डर दिया जाएगा बाय द ट्रिब्यूनल, या द ट्रिब्यूनल में अपॉइंट अ लिक्विडेटर एंड मेक वाइंडिंग अप ऑर्डर, या द ट्रिब्यूनल में एब्सोल्युटली डिसमिस द पिटिशन विद और विदाउट एनी ऑर्डर। ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल का जजमेंट। ओके द LLP to have deemed to have wound up on the day order dissolving LLP has been reported by liquidator। what does this mean? हम LLP को wound up उस दिन मान के चलेंगे जिस दिन liquidator dissolution का order पास करेगा, रिपोर्ट करेगा, because winding up is not the end of the life, डिसोल्यूशन इज एंड ऑफ द लाइफ। बहुत बार वाइंडिंग अप से भी बड़ी बड़ी कंपनियां वापस उभर के ऊपर आई है, डिसॉल्व हो गई मतलब मर गई। वो ऐसा ना कि मैं वेंटिलेटर पे चली गई हूँ, दैट डजंट मीन मेरा टिकट कट गया है। वेंटिलेटर से भी बहुत लोग रिकवर होके बाहर आए हैं, पर एक बार मेरा टिकट कट गया, फ्लैट लाइन आ गया हार्ट बीट का, देन इट्स ओवर। सो डिसोल्यूशन इज दैट फ्लैट लाइन। ओके सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ LLP में देखो उन्होंने दिया है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, रिलेटेड पार्टीज का कंसेंट लेना पड़ता है, इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ता है कि कल हम वाइंडिंग अप होने के बाद कुछ गड़बड़ हुआ तो वी विल कॉम्पनसेट द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस। देन असेट एंड लायबिलिटीज की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स का देखना होता है। लास्टली एफिडेविट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करके कोर्ट के प्रॉपर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद ही हम अपने LLP को वाइंड अप कर सकते हैं, बिकॉज LLP इज ए कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। नेचुरल डेथ नहीं हो सकता है LLP का। पार्टनरशिप जैसा नहीं है कि शटर डाउन कर दिया, चलो पार्टनरशिप डिसॉल्व, सारे पार्टनर्स मर गए, पार्टनरशिप डिसॉल्व, सारे पार्टनर्स पागल हो गए, पार्टनरशिप डिसॉल्व। नो, LLP डिस्टिंक्ट है, LLP अलग, पार्टनर्स अलग। इसके लिए LLP को कंपनी के जैसा प्रॉपरली वाउंड अप करवाना पड़ता है। क्लैरिटी है किड्स? ओके
देन आता है फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। चलो ये क्या टर्मिनोलॉजी है, इसको क्या कैसे एड्रेस करना है देखते हैं। कल अगर इस पे कोई शॉर्ट नोट आया हम लिखने के काबिल होने चाहिए। The term foreign LLP defines as LLP formed, incorporated or registered outside India which establishes a place of business within India। मतलब क्या, बना बाहर है पर इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं। द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ टू और मोर पर्सन्स रेसिडेंट इन इंडिया ऑथोराइज टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एलएलपी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। मतलब यहाँ पे इंडिया में उनके कौन से दो लोग हैं जो सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनका नाम और पता हमारे रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए अगर ऐसी कोई फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है। सेकेंड, द सर्विस ऑफ प्रोसेसेस एंड अदर नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन दी एलएलपी। तो उनका यहाँ का पता देना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ के पते पे हमारा रजिस्ट्रार उन्हें सर्विस ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ प्रोसीजर्स एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट्स करेगा। रूल 34 प्रोवाइड करता है दैट फॉरेन एलएलपी शैल फाइल विद रजिस्ट्रार इन फॉर्म 27 विद इन 30 डेज ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फॉर रजिस्ट्रेशन इन अंडर द इंडियन लॉज। वो क्या क्या फाइल करेगा, तो फॉर्म 27 के साथ वो क्या फाइल करेगा, द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, उसके घर वाला। सेकेंड, फुल एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, है ना, वहाँ का फुल एड्रेस ऑफ एलएलपी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, है ना। थर्ड, लिस्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इफ एनी। इसका मतलब इंडिया में जब वो रजिस्टर करवा के ले रहा है वहाँ का घर वाला, उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका घर वाला पता उसके कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, फिर यहाँ का उसका पता और उसके लिस्ट ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये सारा जानकारी वो हमें देगा। तब जाके वो यहाँ पे इंडिया में एज फॉरेन एलएलपी रजिस्टर करके बिजनेस कर पाएगा। उसके पहले बिना रजिस्ट्रेशन के वो इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज लाइक अवर फॉरेन कंपनी पीपल, ठीक है। चलो, दैट इज द एंड ऑफ अवर कंसेप्ट्स पार्ट। नाउ I'll just quickly discuss few important questions. I'll discuss कि इसमें से क्या अर्लियर पूछा गया था, कौन से पेपर में कब पूछा गया था, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें टोटल पेपर में से एलएलपी के पार्ट में 10 मार्क्स का वेटेज हमें मिलता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में से अगर कोई सवाल पूछा गया बच्चों तो इट विल वे फॉर रफली 8 to 10 मार्क्स के रेंज में, एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव्स को पकड़ के। अगर हम थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो 2 अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का, एक अटेम्प्ट में 9 मार्क्स का क्वेश्चन एलएलपी ये प्रोविजन में से पूछा गया है और बहुत ही मैनेजेबल क्वेश्चन था। एनी स्टूडेंट इफ द स्टूडेंट माइट हैव गॉन थ्रू एलएलपी आराम से वो अटेम्प्ट कर सकता है। वो 8-10 मार्क अपने जेब में होते हैं बच्चों। सी जो अपन कर रहे हैं ना वो इतना थरली करना है ना कि उसमें से कुछ भी पूछा जाए ना वी कैन जस्ट करेक्टली राइट एन आंसर। सो उसमें से एक एक्ट है अपना एलएलपी जो हम अच्छे से कर रहे हैं तो उसे अच्छे से ही पेपर में अटेम्प्ट करना है। इट इज नॉट टू बी पुट इन ऑप्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी। यस, ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता कभी भी इंटर लेवल पे, बट ठीक है हमें पता है एलएलपी के बारे में हम जनरल सेलिएंट फीचर्स लिख सकते हैं कि भाई मिनिमम 2 पार्टनर्स, बेनिफिट्स वगैरह वगैरह। एलएलपी होता क्या, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप टुगेदर। ओके, मन का तुम लिख पाओगे। Who may be a partner in LLP? क्लियर कट स्लाइड और फ्लो चार्ट मैंने दिया है। डिफाइंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकते हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, उनका वेकेशन क्या है, उनके अपॉइंटमेंट के डिटेल्स और उनके वैकेंसी के टाइम पे हमें क्या करना है, ये सारा मैंने तुम्हें ये वीडियो में कवर किया है। तो तुम्हारे पास फ्लो चार्ट लिखा हुआ होना चाहिए बाय द टाइम यू कम टू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला पार्ट। सो डिफाइंड डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड इलैबोरेट, ये आंसर हम जरूर लिख सकते हैं। देन what is an incorporation document? Yes, what is an incorporation document? You have to mention first what is an LLP. You have to mention who can become partners of LLP. Then in a shortcut way you have to mention what is an incorporation document. Incorporation document को डिटेल में मैंने नोट्स में कवर किया है प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स में। सो उसके सहायता से तुम ये आंसर को आसानी से फ्रेम कर सकते हो। There won't be an issue. It is considered as the MOA AOA of our LLP. Then discuss the procedure in changing registered office of the limited liability partnership. अगर हमारे LLP के रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो क्या करना होता है। ये दिसंबर 2018 में 8 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन था। पीपल
ये पार्ट को मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है. आई वॉन्ट यू पीपल टू डू दिस एज होमवर्क. गो थ्रू योर नोट्स. नोट्स में रजिस्टर्ड ऑफिस के शिफ्टिंग का डिटेल्स मैंने तुम्हें दिया है, वो देखो. अगर नहीं समझा, मैसेज मी, आई विल रिप्लाई टू यू ASAP. या आई मेक अ क्विक शॉर्ट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट एंड पुट इट ऑन आवर लिंक, सो दैट आई शेयर द लिंक विद यू सो दैट इट बिकम्स कंफर्टेबल. बट आई वॉन्ट यू टू डू दिस बिकॉज जैसे कंपनीज एक्ट में हम शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये कंसेप्ट को देख चुके हैं, वैसे हम यहाँ पे ये कंसेप्ट को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं. ठीक है. देन LLP wants to shift its registered office from Mumbai in the state of Maharashtra to Kolkata in the state of West Bengal. What procedure needs to be followed under the LLP Act 2008? That is what the question was, December 2018 का. Ditto question मैंने यहाँ डाला है. So इसको मुझे आंसर में कन्वर्ट करके दो, देखते हो तुम्हारे आंसर्स कैसे आते हैं, and then we'll discuss about what the real answer should be. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच एन LLP शुड बी वाउंड अप. वाइंडिंग अप का बड़ा प्रोविजन मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया है, वो दोनों फ्लो चार्ट्स को याद रखना है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी. I've covered it up in our flow chart. Statement of account and solvency होता क्या है, कौन से फॉर्म में रजिस्ट्रार को सबमिट करना है. देन डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कन्वर्शन ऑफ अ फर्म इनटू एन LLP. डिस्कस किया है पार्टनरशिप फर्म इनटू एन LLP क्या करता है. देन डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कन्वर्शन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू एन LLP. देखो ये कन्वर्जन पूछा गया December 2019 में 9 मार्क्स के लिए, 9 मार्क्स के लिए पूछा गया वाला क्वेश्चन है. अ प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्ट इनटू एन LLP. इफ यस, हाउ? तो yes, I know how. I have a flow chart for it. And lastly, discuss the procedure for conversion of an unlisted company into an LLP, unlisted public company into an LLP. So kids, basically we have covered all the questions, module के भी और past paper में पूछे गए भी. एक ही चीज़ मैंने तुम्हें डेलीगेट की है, जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का शिफ्टिंग. देखो वो रजिस्टर्ड ऑफिस का शिफ्टिंग तुम्हें कैसे मैनेज हो रहा है. गिव मी रिव्यू. आई विल वेट फॉर द रिव्यू वेदर यू हैव अंडरस्टूड नोट्स के हिसाब से रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर LLP. अगर नहीं समझा, आई विल मेक अ क्विक वीडियो एंड सेंड इट टू यू. अगर समझ गया, आई विल बी सुपर प्राउड. ओके. सो आई होप बाकी सारे कंसेप्ट मैंने ढंग से समझा दिए हैं. ये जो हम क्वेश्चन एयर देख रहे हैं, उसी में से कुछ भी पूछा जा सकता है इन आवर अपकमिंग एग्जाम. सो बी प्रिपेयर्ड. मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कुछ ना कुछ तो LLP के बारे में पूछ ही लेंगे. नहीं पूछा, ओके, बट एटलीस्ट योर नॉलेज इज गेटिंग एडेड ऑन. एम आई राइट? नथिंग गोज वेस्ट. स्पेशली नॉलेज नेवर गोज वेस्ट. सो सॉर्ट करो, कमर्शियल लॉ को प्रॉपरली गैदर करो, कमर्शियल लॉ के ये लास्ट एक्ट को समझ के कमर्शियल लॉ को रैप अप करो एंड बी रेडी फॉर योर इंडस्ट्रियल लॉज. ठीक है. चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.